जैसे आता है क्वेश्चन के फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर इसकी बात करें तो हमने कल फॉर्मूला देखा था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले से आप देखिएगा, ये चार्ज है, ये कैथोडिक कंसंट्रेशन, ये एनोडिक कंसंट्रेशन और ये आपका टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे देखिए कि ई सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना, जो आपको इन्वर्सली दिख रहा है वो डायरेक्टली है। ई सेल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। तीसरा, ई सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैथोडिक कंसंट्रेशन के। अगर कैथोडिक कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी। ई सेल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनोडिक कंसंट्रेशन के। तो अगर एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका सेल पोटेंशियल कम होगा, और कैथोडिक से उसमें बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक, मैंने जो फैराडे वाली बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा पूरा हो गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने देखा था कि इस तरह का कंटेनर यूज किया था। नमस्ते नमस्ते। ये एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। आपको याद है मैंने उसने बताया था कि इधर इम्प्योर कॉपर लिया था, इधर हमने प्योर कॉपर, और इसमें कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन फिल कर दिया था। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम देख रहे थे कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा, उस सॉल्यूशन में से कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस है तो कंटिन्यूसली कॉपर सॉल्यूशन में गया, उसके बाद कैथोड पे गया, तो ये सारा का सारा जो कॉपर है वो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इम्प्योरिटीज मैंने कहा था कि नीचे कलेक्ट हो जाती हैं एनोड मड के फॉर्म में। तो इम्प्योरिटी आपकी एनोड मड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाती हैं, तो क्या होगा? रेगुलर आपका मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इसी बात को फैराडे साहब ने बताया था। इसका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? उसमें बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, इस वाले इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। amount of substance deposit on electrode is directly proportional to charge pass through the electrode। proportionally साइन हटाओगे यहां पे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा Z, क्योंकि हम जानते हैं करंट जो होता है ना I, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा इसका? Q अगर निकालोगे तो IT हो गया, तो Q बराबर IT अगर आप इसे रखोगे तो WB बराबर हो गया ZIT। यहाँ पे Z आपका एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, I इलेक्ट्रिक करंट है, I इलेक्ट्रिक करंट और T टाइम है।
अच्छा, हम जानते हैं इसमें कि हमारा जो Z है वो होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। तो अगर आप इसको यहां पे पुट करोगे तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू ई डब्ल्यू आई टी अपॉन फैराडे हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल पर्पस से एक बढ़िया फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसे और आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें पता होता है कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर आप इसको यहां पे रखना चाहोगे तो फिर क्या आपके लिए क्या बनेगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू ई डब्ल्यू की यहाँ पे कौन आ गया, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू आई टी अपॉन एफ। आई टी को आप क्यू भी लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू अपॉन एफ। अच्छा, मोलर मास को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सामने क्या बचा आपके पास, क्यू अपॉन एन एफ। ये आपका मोल होता है, तो ये एन बी कर देता हूं मैं इसको, मोल को क्यू अपॉन एन एफ। तो कहीं आपको चार्ज निकालना हो तो चार्ज बराबर क्या बन जाता है कई बार, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू फैराडे। एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, Q बराबर मोल है इंटू वैलेंसी फैक्टर है इंटू फैराडे। तो अब आपके मतलब के हिसाब से अगर फॉर्मूला देखा जाए तो न्यूमेरिकल पर्पस से ये वाला बहुत काम आने वाला है। दूसरा, आप इसको कई तरीके से यूज कर लेते हैं। और बात अगर स्टेटमेंट के साथ लिखने वाली है तो यहां तक लिख दो, इससे आगे की जाने की जरूरत नहीं। जैसे स्टेटमेंट लिख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो कहोगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द सेल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये यहां तक फॉर्मूला लिख दो, आपका काम पूरा हो गया। नहीं, अकेले फॉर्मूले में नंबर नहीं मिलते, डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला लिखना होता है, नहीं उस पर नहीं देते नंबर। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है इस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे। उसने कह दिया कि 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया गया। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपके इलेक्ट्रोड पे कैल्शियम डिपॉजिट होगा। तो कह रहा है इसके लिए चार्ज कितना रिक्वायर होगा। चार्ज पूछा है, ग्राम में वैल्यू गिवन है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि ग्राम में वैल्यू गिवन है, चार्ज पूछा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ग्राम 20 है हमारे पास, उसमें मोलर मास। अच्छा, मोलर मास हमें केवल उस एलिमेंट का रखना होता है जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, हमें पूरे सॉल्ट का नहीं लेना होता। तो हमारे पास फॉर्मूला है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन एफ। एन यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है, तो डब्ल्यू आपके पास 20, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 इंटू बराबर क्यू तो निकालना ही था, कैल्शियम पे चार्ज होता है 2 और वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया इसका। फैराडे की वैल्यू होती है 96500। तो आप देखो ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ये 2 से, तो Q बराबर क्या है, सीधे सीधे आ गया। अच्छा, वो कह रहा है कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव से Mn2+ बनाया है, इसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। 1 मोल MnO4 नेगेटिव से Mn2+ बनाया है, तो चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, तो मोल है ना, तो मोल वाला अपने पास कौन सा फॉर्मूला था भाई, ये रहा, मोल इज इक्वल टू Q अपॉन NF।
तो आप यहाँ पे एन निकाल लो। एन कैसे निकालोगे, यहां ऑक्सीडेशन स्टेटस 7 और यहां पर है 2, जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है, ये आपका एन की वैल्यू है। तो बताओ भाई एन बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन एफ। तो क्यू बराबर क्या होगा भाई, मोल कितना है 1, वैलेंसी फैक्टर आपका 5, फेराडे के टर्म में लिखना है 5 फेराडे हो गया। और आप कूलाम में निकालना चाहते हैं तो 96500 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 0 0 5 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45 + 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कूलाम में आंसर आ गया। एक्चुअली बेसिक यूनिट तो कूलाम ही है, पर क्वेश्चन में वो स्पेशली कहेगा इन टर्म ऑफ फेराडे, तो फेराडे तक निकालना है आपको, वरना हम तो कूलाम तक निकाल के आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, और क्या वैरायटी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, वो कहेगा कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर deposit on electrode when 5 ampere current pass through the cell up to 20 seconds। 20 सेकंड के लिए आपने 5 एम्पियर करंट को पास किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो बताइए कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो बात कॉपर की हो रही है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू करंट आई टी लिख दिया हमने क्यू की जगह पे, अपॉन एन एफ। डब्ल्यू बी कितना है पता करना है, मोलर मास को उधर ही ले जाते हैं। कॉपर का मोलर मास होता है 63.5। हायर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पेपर में गिवन होते हैं, लोअर के नहीं होते। छोटे जैसे 20-25 तक के एलिमेंट्स का ऐसा मानते हैं टीचर के बच्चों को आता है, तो उनका पेपर में गिवन नहीं होता। 20 से ऊपर के होंगे वो गिवन होते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या है, आई कितना है आपके पास 5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 20 सेकेंड। आपके पास मिनट घंटे में होगा तो उसको भी सेकंड में चेंज करके रखोगे। कॉपर पे चार्ज होता है 2 इंटू 965 कर लोगे सॉल्व। ऐसे करके आप इसका मास कैलकुलेट कर। तो ये आपके फर्स्ट लॉ फैराडे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर। चलो अगला सेकेंड लॉ फैराडे। सेकेंड लॉ फैराडे में आपके पास होंगे जब एक से ज्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जैसे इसमें कैथोड एनोड लगे होंगे, दूसरे वाले में भी कैथोड एनोड लगे हुए हैं, तो इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो। ये आपका एनोड, ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। मान लीजिए ये आपका कॉपर का बना हुआ है और ये सिल्वर का है। तो 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज, देन अब इसमें आप करंट जो पास करोगे वो ऐसा तो नहीं कि इसी में से पास होगा उसमें से नहीं होगा। तो सेकेंड लॉ फैराडे के लिए आई हमेशा दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, टाइम भी दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो जितने टाइम तक करंट आपका इसमें से पास होगा उतने टाइम तक इसमें से होगा, जितना करंट इसमें से जाएगा उतना इसमें से जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनके इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होंगे। तो आपका जो फर्स्ट लॉ फैराडे था वो क्या था, डब्ल्यू बी बराबर है, इक्विवेलेंट वेट के टर्म में ले लो, ई डब्ल्यू आई टी अपॉन एफ। तो 1 के लिए ले रहे हो तो डब्ल्यू बी 1 ई डब्ल्यू 1,
आई और टी तो बराबर है, एफ कांस्टेंट है। फर्स्ट हो गया। दूसरे वाले सेल के लिए क्या होगा, EW2, IT तो कांस्टेंट है ही पहले से ही। तो इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करो, क्या निकल के आएगा, WV1 अपॉन WV2 इज इक्वल टू EW1 अपॉन EW2। देख रहे हो आप, क्योंकि IT और F से ITF कैंसिल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि when two or more electrolytic cell connected in series, then amount of substance deposit on electrode of each cell. When two or more electrolytic cell connected in series, then amount of substance deposit on electrode of each cell is equal to equivalent weight of that element. जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट पे। जैसे आप देखिए सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो सिल्वर का मोलर मास होता है 108 और इस पे चार्ज होता है 1, तो आपका क्या निकल के आएगा 108U। बात अगर हम कॉपर की कर रहे हैं, कॉपर का होता है 63.5, चार्ज होता है 2, तो 31.75, ये तो होगा। तो ये क्या है, कम इक्विवेलेंट वेट है और इसका ज्यादा इक्विवेलेंट वेट है। तो जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट कम होगा उसका कम अमाउंट डिपॉजिट होगा। समझ में आ गया। अच्छा, इसको लेके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि वो कह रहा है कि ABC 3 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है आपका 5 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर है। मान लीजिए ए हमारा सिल्वर है, बी Zn है, सी कॉपर है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा सिल्वर का 1.45 ग्राम डिपॉजिट होने में, और उतने टाइम में कितना Zn डिपॉजिट होगा, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो आपके पास क्या गिवन है भाई, मास ऑफ सिल्वर और करंट गिवन है। तो करंट और मास को यूज करोगे आप पहले फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में, तो क्या था, WB बराबर MB IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू फैराडे। सिल्वर कितना दे रखा है 1.45, मोलर मास सिल्वर का 108, आई कितना है 5 एम्पियर, टाइम अपने को निकालना है, वैलेंसी 1 होती है, फैराडे 96500। मुझे लगता है आप आराम से टी निकाल लोगे इससे, हैं, ठीक है। अब टी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पहला काम पूरा हो गया। अब हम दूसरा काम करें इसका, इसको यूज करके और Zn का निकालना है। तो अभी आपके पास फॉर्मूला था WB1 WB2 इक्वल टू EW1 अपॉन EW2। अगर आप 1 यहाँ पे सिल्वर को ले रहे हो और 2 यहाँ पे Zn को ले रहे हो, तो क्या करोगे भाई, 1.45 सिल्वर का गिवन है, Zn का अपने को निकालना है। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट अभी हमने निकाला कितना था 108, और जिंक का कितना होगा भाई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर है 108 डिवाइड बाय 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn है 65 डिवाइड बाय 2, क्योंकि सिल्वर पे चार्ज 1 होता है, Zn पे चार्ज 2 होता है। इसका इक्विवेलेंट हो गया 32.5U और इसका हो गया 108U, दोनों की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पे। तो Zn का कितना आया 32.5। अब आप सॉल्व करके आराम से, तो जैसे हमने इसका मास निकाला है ऐसे हम कॉपर का भी निकाल सकते हैं। टाइम तो केवल उस फर्स्ट लॉ फॉर्मूले से निकला है, इसमें इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है।
आप इसका W निकालोगे, मोलर मास रखोगे, वैलेंसी वेक्टर निकालोगे, ठीक है ना। लेकिन आपने सीरीज में कनेक्ट किसको किया है, उसी से किया है ना, तो आप उसके बेसिस पे निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगी। वही कह रहे हैं यहाँ पे इस टाइम और करंट को रख करके जब आप इससे निकालोगे डायरेक्ट तब भी सेम ही आएगा। फिर आपको 3 बार करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन इजी रहेगी आपके लिए, ठीक है ना। चलो अब नहीं निकालने को तो निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फैराडे के दोनों लॉ तैयार हो गए, पक्का। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन, कौन सा फॉर्मूला है, नास्ट इक्वेशन का। अब गैल्वेनिक सेल की मैं आपको 3 कंडीशन बना रहा हूं। हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, मान लीजिए हमारा गैल्वेनिक सेल बना हुआ है Zn और कॉपर सिस्टम से। Zn आपका एनोड होगा, कॉपर आपका कैथोड होगा। कितना पोटेंशियल मिलेगा, पिछले वाले एपिसोड में देखा होगा हमने, 1.1 वोल्ट आ रहा था उसका, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्रिएट करते हैं। पहली कंडीशन, अगर मैं इसको 0.5 वोल्ट का एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करूं अपोजिट डायरेक्शन, आपके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे थे सेल में, याद है, डायग्राम नहीं है, ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड था, इधर आपने Zn लिया था, Zn 2+ एक्वस में, इधर कॉपर लिया, इधर कॉपर 2+ एक्वस है। जब आप सर्किट को पूरा कर रहे हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहे थे, कैथोड से। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। तो इस समय करंट कहां से जा रहा है, कैथोड से, कैथोड से एनोड की तरफ करंट जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एनोड से। आप इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हो, कितने पोटेंशियल, 0.5 वोल्ट का, और सेल का पोटेंशियल कितना है, तो जैसे 1.1 वोल्ट आपका इससे इधर आ रहा है, हमने इस साइड से उसको दे दिया 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल। क्या करेगा ये, अपोज करेगा, अपोज तो करेगा। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या रहेगी आपके में, 0.6 वोल्ट। समझ आया कैसे है, 1.1 का इधर से जा रहा था, 0.5 का हमने इधर से दे दिया, तो पोटेंशियल कम हो गया, बट डायरेक्शन ऑफ करंट अभी भी सिमिलर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं यहां पर आपको 1.1 वोल्ट का एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहा हूं, सेल से कितना मिला, 1.1 वोल्ट, आप एक्सटर्नल कितना दे रहे हो, वो भी 1.1 वोल्ट। अब क्या होगा, बैलेंस कर दिया एक दूसरे को। अब नेट फ्लो ऑफ चार्ज यहां पे 0 हो जाएगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पे ई सेल कितना रहा तुम्हारा, 0, पक्का। इक्विलिब्रियम पे आपका जो रिएक्शन कोशेंट होता है ना, Q, जो हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन करते हैं, ये जो A और C है वो क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो A अपॉन C किसके बराबर होता है, Q, रिएक्शन कोशेंट। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे जब आपका ई सेल कितना हो, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, तो आपका जो Q है वो किसके बराबर होता है, समझ गए। ये कब की बात है,
जब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो सेल को दिया है वो सेल के थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बराबर है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कितना था 1.1 वोल्ट, हमने कितना दिया 1.1। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। अब इस समय नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है इसमें। बात समझे कि नहीं? अगली बात, तीसरी कंडीशन में मैं इसको दे रहा हूं 2.2 वोल्ट का पोटेंशियल। अभी नेट कहां तक जा रहा था आपका करंट? कैथोड से एनोड। कितने वोल्ट का? 1.1 वोल्ट का। मैंने कितना दे दिया इसको? तो इसका तो 1.1 ने 1.1 को कैंसिल कर दिया, बाकी 1.1 की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई। नाउ दिस सेल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हाउ कैन यू चेंज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? आंसर होगा बाय प्रोवाइडिंग ओवर पोटेंशियल, बाय प्रोवाइडिंग ओवर वोल्टेज। आप सेल के थर्मोडायनेमिक वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर दोगे तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किस में टर्न हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो जाएगा। तो आप देखिए घर पे जो बैटरी चार्ज हो रही होती है इन्वर्टर की, तो चार्जिंग के टाइम पे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। पता है आपको क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से होते हैं? दो सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल। तो जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो क्या होता है वहां पे? आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बैटरी के अंदर केमिकल स्टोर हो रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो। आई बात समझ में? तो एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ विल यू कन्वर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या बोलोगे? बाय प्रोवाइडिंग ओवर पोटेंशियल देन द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल का जो ओरिजिनल पोटेंशियल है इसे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। इससे ज्यादा दे दोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चेंज हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? पक्का? अब यहां पर जो आपको दो चीजें निकाल के दी हैं, ई सेल 0 होगा और क्यू बराबर केसी होगा। तो अब आप इसको यहां पे रखिएगा। ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग QC। QC क्या है यहाँ पे? Q कह दो इसे। ये किसके बराबर होता है? Q बराबर होता है एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन, बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो किसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी उसके बेसिस पे आप इसे फाइंड आउट कर लोगे। समझे? जैसे हमने जो रिएक्शन दी थी आपको गैल्वेनिक सेल वाली, शायद आपको याद हो, तो ये वाली कंडीशन थी Zn2 प्लस एक्वस Cu सॉलिड। तो चूंकि सॉलिड इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, तो अगर मैं यहाँ पे नॉनेस्ट इक्वेशन बनाऊं इसके लिए तो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, इन दोनों में से एनोड की कंसंट्रेशन कौन सी होगी? और ये कहां पर है? प्रोडक्ट में। और ये कहां पर है? तो क्या बोला था मैंने? प्रोडक्ट अपॉन, समझे? अच्छा, ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन हो गई। आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे दी जाए, MnO4 नेगेटिव MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। 8 ये होगा। ओके, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05, इसकी दे रखी है 0.01 और इसकी दे रखी है 0.03। ये तो लिक्विड होगा, लिक्विड को तो हम लेते ही नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो अब बताओ मुझे अगर इसका नॉनेस्ट इक्वेशन बनाना हो तो क्या करूंगा मैं? इसमें लॉग के आगे की बात बता दो, ये तो सब समझ में आ रहा होगा आपको। n कितना होगा? n निकालने के लिए मैंने चेंज देखा तो ये 7 था, ये 2 है, n आपका 5 हो गया। समझे? अच्छा, यहां क्या करना होगा? लॉग के आगे
Mn2 पॉजिटिव अपॉन, वो तो H2 है, छोड़ो उसे, MnO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव। इसके आगे कोई नंबर नहीं था तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर 8 है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इनकी वैल्यू यहां पे रखोगे, जो इसकी पावर आ रही है उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करोगे। समझ में आ गया? ये हमारी रिएक्शन थी, इसके लिए वो ये सेल निकालने की बात कर रहा है, तो क्या करेगा, ई नॉट सेल तो उसमें देगा वो अपने आप, ई नॉट सेल देगा, तो आगे जो लॉग के आगे वैल्यू है ना, लॉग क्यू, वो कैसे निकाला वो बताया मैंने आपको। लॉग क्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना होता है। प्रोडक्ट में जो भी एक्वा 7 सबको रखेंगे, रिएक्टेंट में जो भी एक्वा 7 को रखेंगे, लिक्विड को, सॉलिड को छोड़ देते हैं। ये लिक्विड था इसलिए छोड़ दिया, ये एक्वस था, इसकी कंसंट्रेशन गिवन थी, वो यहाँ पे हम रख देंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमेशा जो एनोड अपॉन कैथोड निकलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। समझे? तो ठीक है, फिर क्या कह रहे थे मैं, इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सी वाली अभी हमने जो सेल में से निकाली है, कौन सी है, ई सेल की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम कितनी होगी, एट इक्विलिब्रियम ई सेल होता है 0 और क्यू किसके बराबर होता है, केसी के। अगर आप यहां रखोगे तो 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, लॉग क्या हो जाएगा, केसी। इसको तुम इधर लाओ तो ई नॉट सेल बराबर हो गया 2.303 RT अपॉन NF लॉग केसी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ई नॉट सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन। इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ये भी नर्स्ट इक्वेशन का ही पार्ट है वो। आप अगर 298 केल्विन टेम्परेचर पे ले रहे हो तो क्या बन के आ जाएगा फिर, 0.059 अपॉन N लॉग केसी। आसान हो गया आपके लिए। कल मैंने डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस NF ई नॉट सेल। तो अगर आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में, तो रख दो भाई माइनस NF इंटू ई नॉट सेल की जगह पे क्या रखोगे, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। यही तो था हमारा। तो NF से NF कैंसिल, तो डेल्टा जी नॉट का क्या रिलेशन आ गया, माइनस 2.303 RT लॉग KC। कोई शक इसमें है? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई, ई नॉट सेल आपने केसी के साथ रिलेट कर दिया, तो डेल्टा जी नॉट अगर ई नॉट सेल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और केसी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो आपने क्या क्या सीखा इसमें, फैराडे के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और ननस्ट इक्वेशन, ननस्ट इक्वेशन का केसी के साथ रिलेशन, ई नॉट सेल का केसी से रिलेशन, डेल्टा जी नॉट का केसी से रिलेशन। ये सारे रिलेशन क्लियर हो गए? इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। कल जो वर्कशीट थी उसमें कुछ क्वेश्चंस थे इसके डेल्टा जी नॉट निकालने वाले। थर्ड क्वेश्चन था इसका, सेकंड था, वो डेल्टा जी नॉट इस वाले फॉर्मूले से निकला था, ई नॉट सेल दिया हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 बिल्कुल हूबहू ऐसा है, बस इक्वेशन अलग है। क्वेश्चन 16 में आपके पास रिएक्शन दे रखी है K2Cr2 और 7Cr3 प्लस, इनकी वैल्यू दे रखी है H प्लस की। क्वेश्चन 16 में क्या रिएक्शन है भाई, Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस है, 14H प्लस एक्वस है, 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 प्लस का एक्वस प्लस 7H2O लिक्विड।
क्या करने वाले हो तुम? K2Cr2O7 की जो वैल्यू दे रखी है वो इसकी वैल्यू हो गई, H प्लस की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे रखी जाएगी, Cr की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखी जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे ये बात क्लियर है यहाँ पे? उसका बनेगा log Cr3 की पावर 2 अपॉन Cr2O7 2 नेगेटिव इंटू H प्लस की पावर 14। इनकी जो वैल्यू गिवन है वो रखनी होगी, ई नोट सेल उसमें गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। अब आता है क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एबव रिएक्शन। अब एक्चुअली इसमें रिएक्शन गायब कर दी है, इसमें सी डी और सी आर की रिएक्शन थी। रिएक्शन में आपको अभी बता देता हूँ इसमें क्या है। 25 वाले क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दे रखी है 2Cr सॉलिड 3CD2 प्लस एक्वस गिव्स 2Cr 3 प्लस एक्वस है प्लस 3CD सॉलिड है। ये हमारे 25 क्वेश्चन की रिएक्शन है। इसमें आपको निकालना है, इसमें गिवन है आपको ई नॉट Cr3 पॉजिटिव अपॉन Cr माइनस 0.74 वोल्ट और ई नॉट CD2 पॉजिटिव ऑब्लिक CD गिवन है माइनस 0.40 वोल्ट। उसमें निकालना क्या है आपको? ई नॉट सेल निकालना है, के सी निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है। टेम्परेचर गिवन है इसका 298 केल्विन। तो देखो इन दोनों का डेटा यूज करके आप ई नॉट सेल निकालोगे। ई नॉट सेल रख करके क्या निकाल लोगे तुम? के सी। फिर के सी रख करके निकाल लोगे डेल्टा जी नॉट। समझ आ गया होगा क्वेश्चन? ठीक है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं इसमें। अगली एक और वर्कशीट दे रखी है। हाँ, पहले से सॉल्व करके पूरा चेक करेंगे तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, नहीं तो फिर अननेसेसरी पेज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पहले इसका सॉल्यूशन दिखाओ मेरे को, दूसरी वर्कशीट ले जाओ। जो सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा उसे देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, तो ये जो है हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। इसमें मेरे पास 2 दिन की क्लास और रह गई है। कल ओम्स लॉ, फैराडे ओम्स लॉ, कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक है। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये होने हैं कल। परसों के दिन कॉमर्शियल सेल चैप्टर ओवर। परसों तक इस चैप्टर की सारी वर्कशीट कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 चैप्टर का टेस्ट होना है। हाँ, सॉल्यूशन का भी नहीं हुआ क्योंकि प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे। इसका भी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट होगा 1.5 घंटे का, संडे को, कमिंग संडे। ठीक है ना? चलिए फिर।